जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना ईवीएस मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सीटेट के लिए ईवीएस एंड मैथ सब्जेक्ट की, जिसमें आज हम लोगों का मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट होगा। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट ईवीएस और 4 ही मैथ्स के लिए कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप इन सभी पीडीएफ को ले सकते हो। यहाँ आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हमारा हो जाता है क्वेश्चन वन की बात करें तो यहाँ हमें गिवन है, प्रिया एक दुकान पर 500 रुपए का नोट लेकर गई। ठीक है, उसने एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक सिर पर लगाने वाला तेल, एक शैम्पू, एक कंघी, 5 आइटम उसने खरीदे। क्रमशः उनकी प्राइस थी 36, 85, 110, 160 और 13। इसके उसने अलग अलग आइटम 5 आइटम खरीद लिए। उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया। उसने 95 रुपए वापस किए। उसने जांच की और पाया कि उसने 500 रुपए दुकानदार को दिए और इतने का उसने सामान परचेज किया और दुकानदार ने उसको क्या किया, 95 रुपीज रिटर्न कर दिए। तो 95 भी हम इसमें ऐड ही कर देंगे। 95 उसने रिटर्न कर दिए। और ठीक है ना। तो अब ये पाया उसने कि दुकानदार ने 1 रुपया कम वापस किया है, दुकानदार ने 1 रुपया अधिक वापस किया है, वापस की गई राशि सही है या वापस की गई राशि 9 रुपए कम है। इनमें से क्या सही पाया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5 आइटम जो उसने खरीदे इन सभी को प्लस करेंगे, प्लस जो 95 रुपीज उसने रिटर्न किए इसे प्लस करेंगे, फिर उसे कंपेयर कर लेंगे हम 500 के साथ कि कम है या ज्यादा है। तो इनको जब प्लस करेंगे तो देखिए 6 एंड 5 11, 11 और 6 आप लोग यहाँ पर देखेंगे 11 और 6 17 हो जाएंगे, 17 और 3 यहाँ पर 20 होंगे, 20 एंड 5 यहाँ पर 25 यहाँ पर हो जाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं यही रेट थी या क्या नहीं। 36, 85, 110, 160 है, 16 नहीं है, 160 है ये, 160 ये है, 160 ये है, 13 और 95। अब प्लस करेंगे इनको, 6 5 11, 11 3 14, 14 5 19, कैरी 1, 1 कैरी आएगा तो 1 एंड 3 4, 4 8 8 12, 12 1 13, 13 16 19, 19 एंड 1 20, 20 एंड 9 29, 9 कैरी, 9 1 10, 10 1 11, 19 1 कैरी था यहाँ पर, 20 एंड 2 कैरी था, 2 3 4। तो ये आ गया 499। कितना आ गया, 499 हमारा यहाँ पर हमें मिल चुका है। 499 आ गया तो उससे कितने वापस करने चाहिए थे, 96 रुपीज वापस करने चाहिए, तो उसने 1 रुपया कम वापस किया क्योंकि ये टोटल हो रहा है 499 और हमने उसको दिया था, किसने, उसने, प्रिया ने दिया था उसको 500 का नोट, तो उसने क्या किया, 1 रुपया कम वापस किया। तो यहाँ किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है कि उसने 1 रुपया कम वापस किया दुकानदार ने। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि ये जो नंबर गिवन है इसमें से 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। ये जो नंबर गिवन है हमें, नंबर गिवन है 5 4 3 2 4 1 3। इसमें क्या निकालना है, 4 के स्थानीय मान निकालने हैं, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है और इनका टोटल निकालना है। तो देखिए स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 4 के स्थानीय मान देखिए, इसका निकालेंगे तो 4 इंटू 100 इक्वल 400 आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए इसके बाद 2 डिजिट थी तो 2 जीरो आ गए। अब देखिए इसके बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 1
तो 1 2 3 4 5 इनका प्लस कर दीजिए। इनका पूछा गया आपसे सम, जब आप इसका सम करोगे तो देखिए सम कैसे करेंगे, 0 0 4 0 0 4, तो ये आ जाएगा 400 400। तो 400 400 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या किया हमने, दोनों की पहले प्लेस वैल्यू फाइंड की, प्लेस वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोगों ने दोनों को प्लस कर लिया, प्लस करने के बाद हमने यहाँ पर आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि मैं 2000 से छोटी संख्या हूं। जो संख्या गिवन है आपको, ये क्या है, ये 2000 से छोटी है। संख्या जो आपको गिवन है ये 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या है। तो ऐसे ऑप्शन कभी भी मिल जाए, आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके करते चलिए। तो सबसे पहले ये देखिए 2000 से छोटा आंसर होना चाहिए, और यहाँ जो 2000 से बड़ा होगा वो हमारा नेगेटिव आंसर होगा। तो देखिए ये 2000 से बड़ा है तो ये कट गया, ये एलिमिनेट हमने कर दिया। मेरा पहला अंक बाएं अंक से तीसरे अंक का एक चौथाई है, यानी कि जो पहला नंबर होगा ये तीसरे अंक का एक चौथाई होगा। तो देखिए इसमें देखें तो पहला अंक 1 है और थर्ड नंबर जो है ये 4 है, तो इसका 1/4 है, तो ये तो करेक्ट है। ये हो सकता है नंबर, अभी तक ये नंबर हो सकता है। ये 1 है, ये 2 है, इसका 1/4 नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। अब ये 1 है, ये 4 है, इसका 1/4 है, तो ये ऑप्शन भी अभी तक हो सकता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं, दो ऑप्शंस को हम लोग कर चुके हैं एलिमिनेट। अच्छा अब देखिए, तथा अंतिम अंक का प्रथम अंक 8 गुना है। प्रथम अंक क्या है, 8 गुना है अंतिम अंक का। तो यहां देखिए ये पहला अंक 2 है और लास्ट 1 है, और लास्ट का अंक 2 है, तो इसका ये 8 गुना नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। अब एक ऑप्शन बचता है, आंसर यही होगा, बट चेक कर लेते हैं। पहला अंक 1 है, लास्ट का डेट 8 है, ये इसका 8 गुना है, बिल्कुल है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो गया। यानी कि हमने क्या किया, एलिमिनेट करके निकाल दिया। और एक और चीज दी गई है कि यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल 7 है तो मेरी पहचान कीजिए। तो देखिए 1 एंड 2 यहाँ पर किया हमने, 1 एंड 2 3, 3 एंड 4 7, ये भी हमारी यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है फिट बैठती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 को देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 को देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं तथा घड़ी की दिशा में आप लोग क्या करते हैं, 1 होल 1/2, 1 होल 1/2 का गुणन करते हैं, तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे। मान लीजिए आपकी साइड हो गई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि पूरब, ये पश्चिम हो गया, यहाँ से पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। ये आपकी साइड बन गई। अब इसने बोला है कि आप कहाँ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कहाँ पर, पूरब की ओर। आप मान लीजिए यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। और क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में 1 होल 1/2, यानी एक तो पूरा रोटेट करते हैं और एक आधा करते हैं। रिवॉल्यूशन जो होता है 1 फुल हो गया, तो जब आपने 1 फुल लिया तो आप लोग दोबारा यहीं आ गए। अब यहाँ के बाद क्या किया, फिर आपने आधा लिया, तो यहीं से फिर हम आधा घूमे तो आधा यहाँ पर आ गए। अब हमारा फेस हो गया इस साइड, पहले फेस हमारा किस साइड था, इस साइड था। तो अब हम किस साइड में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो पहले हम लोग ईस्ट की तरफ देख रहे थे, हमने 1 होल 1/2 रिवॉल्यूशन लिया। तो अब हम देख रहे हैं वेस्ट की ओर, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर देख रहे हैं। पश्चिम हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा पश्चिम हो गया। इस क्वेश्चन को घुमाकर दे सकता था वो कि इतनी डिग्री पर घूमता है, तो याद रखिए 360 डिग्री का 1 रिवॉल्यूशन हमारा हो जाता है। एक चक्कर जो है ये 360 डिग्री का हमारा यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 होल है, गिवन है 5 होल 1/3, 5 होल 1/3 माइनस 2 होल 2/3 समकोणों का मान बराबर है। तो समकोणों का मान बराबर कितने डिग्री की हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से, क्योंकि आप जानते हो 1 राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री। 1 राइट एंगल कितने की होता है, 90 डिग्री की हमारा इक्वल हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15 1 16, 16/3 माइनस 3 2 या 6 एंड 2 8, ये हो गया 8/3, और ये इक्वल आ गया आपका 90। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट प्लस माइनस हम लोग कर सकते हैं।
डायरेक्ट प्लस माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8/3 मल्टीप्लाई बाई 90। 3 से 30 टाइम इसको 90 को हमने रिड्यूस कर दिया। 8 और 30 का जब मल्टीप्लाई किया तो मिला 240। क्या मिला हमें? 240 डिग्री मिल चुका है। तो 240 की बात करें तो डिग्री लगे हुए हैं, ठीक है ना, 240 डिग्री। तो 240 डिग्री ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। सभी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज उन ऐसी दे दी गई कि क्वेश्चन को टफ करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहाँ हमें गिवन है कि श्रीमान हरि ने एक वसीयत की। श्रीमान हरि ने क्या किया? एक वसीयत किया जिसमें उन्होंने अपने दो बच्चे आर्य और भारती को क्रमशः 20/90 मीटर और 30/60 मीटर वाले प्लॉट दिए। एक को प्लॉट दिया जिसकी लंबाई 20 मीटर थी, चौड़ाई 90 मीटर थी। दूसरे को प्लॉट दिया जिसकी लंबाई 30 मीटर थी और चौड़ाई 60 मीटर थी। परंतु बच्चे इस वसीयत से खुश नहीं थे। सही कारण हो सकता है। बच्चे वसीयत से कुछ कुछ खुश क्यों नहीं थे, उसके लिए सही कारण क्या हो सकता है? तो पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें सॉल्यूशन निकालेंगे। ऑप्शंस हैं, आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारती के प्लॉट का क्षेत्रफल अधिक है। तो पहले क्वेश्चन में हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पर प्लॉट क्या है आपको पता है, रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगुलर प्लॉट का आप जब एरिया निकालोगे तो आप जानते हो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी कि L इंटू बी होता है। तो पहले प्लॉट का एरिया निकालें तो देखिए 20/90 है, तो यानी कि 20 इंटू 90 का मल्टीप्लाई किया 180 आ गया। और 30 इंटू 60 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 180 आ गया। तो 180 180 दोनों का इक्वल है, एरिया तो इक्वल है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट यहाँ पर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए को हम काट देंगे। इसमें हर ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के बाद। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोई भी हमारे पास मेथड नहीं है। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन हमें गिवन है, भारती खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि आर्य के प्लॉट का परिमाप यानी कि पेरीमीटर अधिक है। किसके का? आर्य के का। तो दोनों के प्लॉट का हम लोग पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप जानते हो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी ये फॉर्मूला होता है। तो पहले निकालते हैं इस वाले का। तो इसकी लेंथ क्या है? 20 है। ब्रेथ क्या है? 90 है। तो जब हमने इसका पेरीमीटर निकाला तो 20 एंड 90 को ऐड किया तो 110 आ गया। और 110 का मल्टीप्लाई जब 2 से किया तो 220 मिला। 220 मिला। अब दूसरे वाले का पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी लगाएंगे। दूसरे वाले की एल है 30 और बी है 60, तो ये आ गया 2 इंटू 90 इक्वल 180 मीटर। तो एक का पेरीमीटर 220 मीटर है, एक का पेरीमीटर आपका 180 मीटर है। तो पहले किसको मिला था? ये आर्य है और ये भारतीय है। ये आर्य है और ये भारतीय है हमारा, ठीक है ना। अब ऑप्शन क्या गिवन है कि भारतीय खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि आर्य के प्लॉट का परिमाप अधिक है। तो आर्य के प्लॉट का पेरीमीटर 220 है और भारतीय के का पेरीमीटर 180 है। यानी कि ये ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ही हमारा बी हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग काम ना करें और आपको चार ऑप्शन करने पड़े। मैं यहाँ आपको चार ऑप्शन चेक करके बता देता हूँ। यहाँ आपको चार ऑप्शन हम लोग चेक करके बता देते हैं कि इसका राइट आंसर यही क्यों हुआ। अब ऑप्शन सी पर आइए। उनका विचार था कि उनके प्लॉट का क्षेत्रफल समान नहीं है। तो प्लॉट का क्षेत्रफल मैं बता चुका हूं, एरिया दोनों का इक्वल आया था। इसका भी 180 आया था, इसका भी 180 आया था, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 कि आर्य खुश नहीं था क्योंकि उससे लगा कि भारतीय के प्लॉट का परिमाप अधिक है। आपने यहाँ पर नोटिस किया पेरीमीटर की जब हमने बात की तो पेरीमीटर भारतीय का निकला था 180 और आर्य का निकला था 220। तो आर्य खुश नहीं था ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका पेरीमीटर था कम। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर हो जाता है रिजेक्ट। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनता है जो हमने निकाला था, ऑप्शन नंबर बी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है कि क्या आपको दे रखा है, एक 10 अंकों की संख्या है, उसके नंबर ये हैं। तो देखिए नंबर है आपके 7 7 4 9 5 8 एंड 9 6
और n। नाम दे देते हैं इसको, मैं नाम दे देता हूँ n1 एंड n2, इनको नाम दे देते हैं हम, ठीक है ना। ये n1 दे देता हूँ, ठीक है ना, ये n2, या फिर ऐसा करता हूँ ये n1 ये n2, ऐसे कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये दे दिया हमने नंबर है। अब ये कह रहा है हमसे कि 8 और 9 से विभाज्य है, यानी कि ये डिविजिबल है, ये 10 डिजिट का जो नंबर है ये 8 से और 9 से डिविजिबल है, तब n और n2 के मान क्रमशः ये हो सकते हैं। तो n और n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, यहां आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करें तो आपको याद हो कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 8 की डिविजिबिलिटी हमारी होती है कि लास्ट के थ्री डिजिट हमारे क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ये हमारी 8 की डिविजिबिलिटी हमें बताती है, बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं। अगर लास्ट के थ्री डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी उसमें नंबर हो, वो नंबर हमारा आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके लास्ट थ्री की अगर मैं बात करूं, थ्री डिजिट की, तो लास्ट थ्री डिजिट है इसके 9, 6 और n1। 9, 6 एंड n1 इसके लास्ट थ्री डिजिट हैं। तो देखिए इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 9, 6 और n1 को 8 से, तो 8 से जब मैं इसमें डिवाइड दूंगा, आप जानते हो 8 1 जा 8 और 8 2 या 16, ये तो 12 टाइम डिविजिबल हो गया 96। अब इसको फुल टाइम डिविजिबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या नंबर रखना होगा। देखिए एक डिजिट का नंबर आएगा, 0 रखेंगे नहीं जाएगा, 2 रखेंगे नहीं जाएगा, 3 रखेंगे नहीं जाएगा। तो अगर मैं 8 रख दूंगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 8 रखूंगा तब ये फुल टाइम डिविजिबल होगा। तो यानी कि n1 की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई, n1 की जो वैल्यू निकली हमारी, या n2 कह लीजिए, इसे कुछ भी कह लीजिए, n2 कह लीजिए, n1 कह लीजिए, तो पहली n की वैल्यू हमें 8 मिल चुकी है। एक n की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है यहाँ से, एक n की वैल्यू हमें यहाँ से 8 मिल चुकी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा, इन तीन में से कोई एक आंसर बनेगा। अब देखिए, अब अगर मैं दोबारा नंबर को नोट करूं तो नंबर बनता है हमारे पास 7 7 4, अच्छा यही रख लेता हूं मैं। इस एन की जगह पे मिल चुका है हमें 8, इस एन की जगह पे क्या मिल चुका है, 8 मिल चुका है। अब यहां बोला गया कि 9 से भी डिविजिबल है। 9 की एंड 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो सम होगा, सभी नंबर्स का सम होगा, वो 3 हो तो 3 से डिविजिबल होगा, और 9 है तो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। सभी संख्याओं का सम करते हैं। तो अभी मैं इस नंबर को हटा देता हूं, इस नंबर को अगर मैं रोक लूं तो देखिए 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27, 27 एंड 5 32, 32 एंड 4 80, सॉरी 40, 40 और 9 49, 49 एंड 6, 49 एंड 6 55, 55 एंड 8 ये 63, और 63 का जब सम किया तो 6 प्लस 3 यानी कि 9, यानी कि यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 9, यानी कि ये पूरा नंबर जो है, ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा कि ये नंबर फुल से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ क्या आ सकता है, या तो यहाँ 0 हो तो ये नंबर फुल टाइम डिविजिबल होगा 9 से, या यहाँ पर 9 हो, और एक नंबर निकला हमारे पास 8 ऑलरेडी मिल चुका है। तो या तो 0 और 8 आंसर होंगे, या 9 और 8 आंसर होंगे। तो देख लेते हैं हम लोग, 9 और 8 हमारे पास कहीं भी आंसर नहीं है, इसलिए 0 और 8 वाला ऑप्शन हम लोग राइट कर देंगे। अगर 9 और 8 वाला भी ऑप्शन होता तो वो भी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता। कैसे किया, पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक की, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद हमने लास्ट डिजिट निकाल लिया, इसके बाद हमने 9 की डिविजिबिलिटी लगाई इसमें, तो हमें यहाँ पर 63 और फुल टाइम डिविजिबल था, तो हमने क्या किया, n2 की जगह पर 0 रख दिया। तो ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पतंग में सममित, सममित मतलब सिमिट्री लाइंस जो होती हैं, सिमिट्री लाइंस जो गिवन होती हैं, रेखाओं की संख्या क्या है या है। तो एक काइट में आप 1 सिमिट्री लाइन होती है, याद रखिएगा। सिमिट्री लाइन आप जानते हो, जैसे कि मान लीजिए बी है तो बी की सिमिट्री लाइन ये होती है, सी की सिमिट्री लाइन ये होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। जैसे वाई होता है ना, वाई में भी 1 सिमिट्री लाइन बन जाती है, ठीक है ना। ओ में 2 बन जाएंगी, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी, इसमें 2 सिमिट्री लाइन बन जाएंगी। आपने शायद 5th या 6th में पढ़ा होगा ये चैप्टर, सिमिट्री लाइंस का पोर्शन पूछ लिया जाता है। तो आपकी काइट में कितनी होती है, 1 सिमिट्री लाइन होती है।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है कि किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार थे। एक बाढ़ राहत कैंप था, उसमें 15 फैमिली थी। इन परिवारों में 300 किग्रा चावल को बांटा जाना था। यदि इस सामग्री को सभी परिवारों में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक परिवार को कितना चावल मिलेगा। इजी सा क्वेश्चन है। 300 kg चावल है, 15 फैमिली हैं, डिवाइड दे दीजिए, 20 kg आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों, ऐसा क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन दे दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ हमारा बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि दो संख्याओं का जो 11:17 के अनुपात में है का एलसीएम ये है, ये संख्या क्रमशः है। एलसीएम गिवन है और ये संख्या क्या हो सकती है आपको यहां पर ये बताना है। तो मैंने शायद आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एक फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि फर्स्ट नंबर जो होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, इंटू एचसीएफ के। तो हम जो कॉमन रेशियो मानते हैं, लेट कॉमन रेशियो भी एक्स, लेट हमने कॉमन रेशियो जो माना, कॉमन रेशियो हमने मान लिया कि एक्स है, कॉमन रेशियो हमने क्या मान लिया, दोनों में एक्स है। तो देखिए संख्या बनी हमारी 11x और 17x। तो 11x और 17x में अगर मैं कॉमन देखूं तो कॉमन हमें x दिखाई दे रहा है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर HCF जो मिला हमें, HCF x मिला, क्योंकि जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो HCF हमारे पास x है, एलसीएम हमारे पास, एलसीएम हमारे पास क्या है 4675 है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, यही फॉर्मूला हमने लगा दिया। क्या लगाया कि फर्स्ट नंबर क्या है 11x, भाई हमने x कॉमन रेशियो माना तो हमारा x फर्स्ट नंबर बन गया, इंटू सेकंड नंबर बना 17x, एलसीएम है 4675, एचसीएफ है हमारा x। अब इसको कर देते हैं हम लोग सॉल्व। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां हम लोग देख सकते हैं इस एक एक्स से यहां पर किसी एक का भी एक्स काट लीजिए, या तो 11 का 17 का, तो मैंने 17 का एक्स काट लिया। अब यहां क्या कर सकता हूं मैं, हम क्या कर सकते हैं यहां पर 11x इंटू 17 इक्वल मिला 4675। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ 11 का, x का और 17 का हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो मैंने बताया था जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ मैं सिर्फ x रहने दूं तो ये 4675 है, यहाँ आ जाएगा आपका 11 इंटू आ जाएगा 17 इंटू 17। इस नंबर से इस नंबर को काट लीजिए, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे इन दोनों नंबर्स पे। तो देखिए पहले हम लोग 11 से काट लेते हैं, 11 4 जार 44, 2 कैरी मिला 77, 27 यहाँ मिला, तो 11 2 जा 22, 5 बचे और 5 ये था, तो 11 5 जा 55। ये 11 से नंबर कट गया 425 टाइम्स। अब इसमें 17 से डिवाइड देते हैं, देखिए 72 जा 32, 34, 34, अब यहाँ बचा 8 और ये 5 है, तो 17 5 से 85। तो x की वैल्यू जो मिली आपको 25 मिली, x इक्वल जो मिला हमें, x इक्वल क्या मिला, यहाँ से x इक्वल जो मिला हमें 25 मिला। अब हमने कॉमन रेशियो माना था x, तो नंबर क्या हो जाएंगे, तो नंबर हमारे पास होने चाहिए 11x और 17x। तो 11 इंटू 25 और 17 इंटू 25, ये नंबर हमारे हो जाएंगे, ये नंबर हमारे हो जाएंगे। तो देखिए 25 का जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 275, ये मिलेगा 275, ये मिल जाएगा आपको 425। तो जो ऑप्शन बने आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 275 एंड 475 यहाँ पर राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बन चुका। इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है आपको, क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल हमारा फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, सेशन पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हर एक फ्रेंड के साथ, क्लासमेट्स के साथ, आपके साथ जो भी कंपटीशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ईवीएस के नोट्स लेना चाहते हैं, एसएसटी के नोट्स लेना चाहते हैं, सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स को ले सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 यहाँ गिवन है पेडागोजी से। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है या है। असफलता के लिए उत्तरदायी, तो देखिए प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, ये तो पॉजिटिव आंसर है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि असफलता के लिए उत्तरदायी यानी कि नेगेटिव आंसर आपको चूज करना है। रचनात्मक आकलन तकनीकी प्रणाली, ये भी पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, ये नेगेटिव तो है नहीं। जेंडर विशिष्ट योग्यता और गणित की संचय प्रकृति, तो यहां पर नेगेटिव क्या हो सकता है आपका, तो यहां पर नेगेटिव होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका होना चाहिए। बी या सी में से एक, याद रखिएगा बी और सी में से एक आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा, दोनों में से एक आंसर ही आपका यहाँ पर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का अगर हम आंसर देखें 12 का आंसर देखें तो देखिए यहाँ पर है, जब 25 को 7 से गुणा करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी 7 बार 25 को जोड़ता है। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सही है। यानी एक स्टूडेंट से बोला गया कि आप 7 का मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, तो वो मल्टीप्लाई न करने के बाद वो स्टूडेंट क्या करता है, उनको 25 + 25 + 25 7 टाइम ऐड कर देता है। तो उसके लिए इनमें से क्या कहना सही होगा। ऑप्शन ए, अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है। बल किसी चीज पर देना, रटना, परिभाषा याद करना, रटना, ये सब हमारी नेगेटिव ऑप्शंस हो जाते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड, विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति का शिक्षक द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता। आकलन तो किया जा सकता है उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट, विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप में योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया है। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी के पास योग और व्याकरण दोनों की अवधारणात्मक समझ नहीं है। अगर उसके पास समझ नहीं होती तो वो ये चीज कर ही नहीं पाता, 20 + 25 + 25 + 25 वो कर ही नहीं सकता था। और उसे पता थी कि मल्टीप्लाई करके आंसर आना है, आंसर ऐसे आएगा, तो समझ तो उसे थी। बट यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी सी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा, क्योंकि विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप से क्या किया है, योग की जो समझ थी उसको गुणन तक विस्तृत किया है स्टूडेंट्स ने। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन है, ये 5 का स्क्वायर गिवन है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को उन्होंने लिखा 12 + 13। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 को लिखा उन्होंने 24 + 25, यानी एक नंबर बढ़ाकर लिख रहे हैं। ऐसा कोई दो डिजिट देख रहे हैं कि सम आ जाए उनका। 11 का आप जानते हो 121 होता है, तो 121 को उन्होंने लिख दिया 60 + 61। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर हो गया 289। तो आपको ऐसे दो नंबर कंटिन्यूस नंबर लेने हैं, लगातार नंबर लेने हैं कि उनका सम 289 हो। तो अगर हम प्लस करें तो देखिए 4 और 5 9 और 8 और 16, ये तो हमारा हुआ नहीं, ऑप्शन नंबर ए कट गया हमारा। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, दोनों का सम करें तो 209 होता है, ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन 3 की बात करें तो ये हो गया आपका 5 4 9 3 3 6 1 2, 269 हो गया, ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। हमें चाहिए 289, तो 289 के लिए नंबर होगा 144, 144 एंड 155 45, ये नंबर हमारा हमें यहाँ पर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है हमारा, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ हमारा क्वेश्चन ये था नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अगर हम चलें, क्वेश्चन 14 को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रेक्षण यानी डाटा गिवन है आपको 32 41 54 35, ये डाटा मान लो आपको गिवन है, और 40 के औसत यानी कि एवरेज, आपसे एवरेज पूछा है। और परिसर, परिसर होता है आपका रेंज, परिसर क्या होता है, रेंज होता है। और रेंज कैसे निकलता है, रेंज आपका निकलता है, रेंज इक्वल आपका होता है, परिसर इक्वल होता है हाईएस्ट जो डाटा होता है ना,
जो हाईएस्ट डाटा होता है उसमें से लोएस्ट डाटा पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। रेंज जो निकलता है आपका, परिसर जो हिंदी में गिवन है, ये कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट डाटा गिवन हो उसमें से लोएस्ट डाटा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारा रेंज निकल आता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, जितने नंबर हो सम कीजिए और जितने टोटल नंबर हो उससे डिवाइड दीजिए। तो सम है आपके पास 32 प्लस 41 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 28 23 28 33 प्लस 38 प्लस 40। तो ये नंबर काउंट कीजिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स हैं। तो सभी को प्लस कीजिए और 10 से इसको डिवाइड दीजिए, आंसर निकल आएगा कि ये कितने नंबर्स हैं। तो प्लस जब मैं करूंगा तो देखिए 2 1 3 3 और 4 7 7 5 12 12 and 6 18 18 3 21 21 and 8 29 and 32 32 and 40 40 का 0 यानी कि 4 क्या दिया आया, 4 और 3 7 4 11 11 5 16 3 19 19 and 2 21 2 23 25 28 28 और 7 35। तो ये मिल गया आपको 350 350 अपॉन 10। तो इसका एवरेज जो आया यह है 35। एवरेज क्या आया, एवरेज आपको मिला 35, यानी औसत क्या मिला आपको, औसत की बात की जाए तो जो औसत मिला ये मिला आपको 350/10 इक्वल 350। अब परिसर यानी कि रेंज की बात करें, परिसर यानी कि रेंज, रेंज मैंने बताया था हाईएस्ट डाटा। देखिए तो सबसे बड़ा जो डाटा होता है, सबसे बड़ा डाटा देखिए इसमें क्या है, 54 मिला मुझे अभी तक, 54 के बाद कुछ नहीं है, तो यानी 54 हाईएस्ट डाटा हो गया। इसके बाद लोएस्ट देखिए सबसे कम 32 है अभी तक, 26 मिल गया, 23 मिल गया, लोएस्ट हो गया 23। लोएस्ट डाटा क्या है आपका यहाँ पर, लोएस्ट की बात की जाए तो 23 हो गया। अब इन दोनों का सम निकाल सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, रेंज मिल जाएगी। तो इससे सब्ट्रैक्ट किया, 4 से 3 किया 1, 5 से 2 को किया 3, तो रेंज मिल चुकी है 31। अब हमसे बोला गया था कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस। तो देखिए ये नंबर बड़ा है 35, 35 है एवरेज, रेंज है 31, दोनों का डिफरेंस निकाला 4, दोनों का डिफरेंस निकाला 4। तो 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, 4 आ चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 अगर हमारा यहाँ क्वेश्चन गिवन है, 15 क्वेश्चन की बात करें तो 15 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। 15 है कि किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है। एक पाइप में टंकी से पानी भरते हैं, 1 मिनट में पानी का जो लेवल है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर हो जाता है। कीर्ति ने इस ऊंचाई को 9:45 AM से मापना प्रारंभ किया। कहां से, 9:45 से मापना आरंभ किया, और 9:47 AM पर पानी की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर थी। कितने पर, 9:47 पर क्या थी, 23 सेंटीमीटर थी। तो पानी की ऊंचाई 9:40 पर क्या रही थी, क्या रही होगी। जब 9:47 पर 23 सेंटीमीटर है, 9:40 का हमसे पूछा गया है, 9:40 का पूछा गया है, आप जानते हो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें 9:47 और 9:40 का, तो 7 मिनट आ रहा है। कितना, 7 मिनट आ रहा है। 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 7 मिनट में कितना बड़ा होगा, 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। अब 23 सेंटीमीटर है, अब 23 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर बढ़ गया था, तो पहले क्या था, यानी कि 9 सेंटीमीटर था। पहले क्या था, 9 सेंटीमीटर था। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा कि 9:47 पर जब 23 सेंटीमीटर है तो 9:40 पर क्या रहा होगा, ये पूछा गया है। 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो 7 मिनट में 14 सेंटीमीटर बढ़ गया। अभी 23 सेंटीमीटर है, 14 बढ़ चुका है, उससे पहले क्या रहा होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हम जानते हैं 9 सेंटीमीटर रहा होगा। और 9 सेंटीमीटर का मतलब बन गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है कि प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन,
प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन यानी एल्जेब्रिक हो गया को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार के रूप में लिया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको आधार के रूप में लिया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। दैनिक जीवन में बीजगणित के उपयोग पर बल देना, देखिए मैंने बताया था, बल देना, परिभाषा याद करना, रटना, फोर्स करना, ये सब कुछ नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं, ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। समस्याओं के लिए हल करने के लिए बीजगणितीय बीजीय सर्वसम्मकाओं का परिचय देना, परिचय देने से सब काम चलने वाला यहाँ पर नहीं है। थर्ड, बीजीय समीकरणों का परिचय देने के लिए ग्राफी आलेखी विधि का प्रयोग करना, या ऑप्शन नंबर ए, आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना जिसमें संख्याएं भी शामिल हों। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 हमें गिवन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता से हो सकता है के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। किसके द्वारा हम लोग सर्वाधिक अनुमान लगा सकते हैं? गृह कार्य दिए गए प्रश्नों की चरण दर पूरा करने से, बहुविकलीय प्रश्नों पर आधारित नियमित परीक्षाओं में सफलता से, उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करने से, या औपचारिक कलन विधि को कंठस्थ करने से। देखिए कंठस्थ करना वही रटना याद करने वाली बात आ गई, बल देना, ये सभी नेगेटिव ऑप्शंस हैं, तो कट गया। तो इन तीनों में से जो बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करने से क्या हो सकता है? उसका अच्छे से अनुमान लगाया जा सकता है, उसकी तर्क करने की क्षमता का अच्छे से अनुमान लगाया जा सकता है। वो गलतियों का विश्लेषण करेगा ना, उससे अच्छे से अनुमान लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के हमें गिवन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सुसंगत एवं स्थैतिक, स्थैतिक तो नहीं होना चाहिए, स्थैतिक इसमें भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी स्थैतिक है, ये नहीं होना चाहिए। तो महत्वाकांक्षी और सुसंगत, महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको गिवन है, किसी स्कूल में एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों का रक्त समूह नीचे दिए गए अनुसार है। 25 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप यहाँ पर दे रखा है। बताना क्या है, इनमें से रक्त समूह ए और ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या है? यानी कि ए वाले कितने हैं ये काउंट कर लीजिए आप, ए बी वाले कितने हैं ये काउंट कर लीजिए, इसके बाद आप अंतर पता लगा लीजिए। तो बाकी ये कोई काउंट नहीं करेंगे, हम ए और ए बी वाले काउंट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग ए वालों पर, ए वालों पर आ जाते हैं। ए की बात कर लेते हैं, ए। तो देखिए 1 2, सिर्फ ए देखना है, ए बी नहीं देखना। 3 4 5 6 7 8। तो जो ए मिला हमें ये मिला 8। अब ए बी देखते हैं, ए बी दूसरे पेन से देख लेते हैं। ए बी देखते हैं हमारा 1 2 3 4 4, ए बी मिले हमें 4। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है, 8 और 4 का डिफरेंस। तो देखिए 8 और 4 का जो हमने डिफरेंस निकाला, 8 और 4 का जो हमने डिफरेंस निकाला यहाँ से, तो क्या मिलेगा? 4 डिफरेंस मिलेगा हमें। डिफरेंस क्या मिला हमें? 4। तो यानी कि 4 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है कि फैजा कहती है कि 1/8 1/8 2/8 से बड़ा है, 2/8 से बड़ा भिन्न है। फैजा ऐसे कहती है। फैजा द्वारा दी गई इस त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? फैजा ने जो त्रुटि की है, जो गलती बताई है कि 1/2 2/8 से बड़ा है, तो उपयुक्त रीजन क्या हो सकता है? कार्रवाई त्रुटि, लापरवाही से हुई त्रुटि, अवधारणात्मक त्रुटि, या भाषा की त्रुटि। तो इसमें देखिए कार्यवादिक त्रुटि हो नहीं सकती, लापरवाही इसमें पॉसिबल है नहीं, भाषा की त्रुटि है नहीं, तो अवधारणात्मक त्रुटि है, ये अवधारणात्मक त्रुटि है। और ये ऑप्शन नंबर बी राइट है।
और ये गिवन है ऑप्शन नंबर सी की जगह पर। इसलिए मैं बार बार आपको हर प्रैक्टिस सेट में ये बात मैं 1 से 2 बार रिपीट करता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सर्कल फिल करते टाइम ये याद रखिएगा कि ये जो बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है या डी है ए ऑप्शन है, सीरियल भले ही याद नहीं रखना, आपको याद रखना है। आप देख सकते हो सीरियल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी है, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गिवन है, तो इसलिए राइट आंसर जो आप फिल करोगे ये बी नंबर वाला सर्कल फिल करोगे। इस बात का आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और 21 की तरफ चलने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ईवीएस की नोट्स लेना चाहते हैं, एसएसटी की नोट्स या साइंस की नोट्स लेना चाहते हैं, आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा गिवन है कि एक आयत से किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हुए सबसे सामान्य एक रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों को संबंधित करने के लिए करता है वह क्या हो सकता है? वह क्या हो सकता है? स्थानांतरण गलत, घूर्णन गलत, यह रूपांतरण संभव नहीं है, रॉन्ग है, ये रूपांतरण संभव है। पलटना, उसने पलट दिया, एक से दूसरा फॉर्मूला उसने बना दिया, एक फॉर्मूले से दूसरा फिगर उसने रिलेटेड कर दिया, संबंधित कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है कि 10 सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है। लचीले फीते की नई लंबाई क्या है? लचीले फीते की नई लंबाई क्या है आपको ये बताना है। कि हेमलता अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष उपयुक्त इबारतें यानी कि वर्ड प्रॉब्लम, याद रखिएगा ये वर्ड प्रॉब्लम उसने दी है, प्रस्तुत करती है। मूल अवधारणा जिसकी ओर वह संकेत कर रही है वह क्या है? यानी कि वो छोटी क्लास पढ़ा रही है, उसने अपनी क्लास में बताया कि आपके पास पहले क्या था, एक 10 सेंटीमीटर लंबा फीता है, लचीला फीता है, और उसको हम लोग खींच सकते हैं, खींच के 5 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग समानुपात निकालेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, रेशियो फाइंड करेंगे नहीं, योग निकालेंगे, प्लस करेंगे। जी हाँ बिल्कुल प्लस करेंगे, टोटल निकालेंगे हम लोग। तो इसका ए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा गिवन है कि गणित की कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों है। एक गणित की कक्षा में एक स्टूडेंट क्या कहता है? ये कहता है कि एक विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों हैं। वह आगे कहता है कि सारे आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। वैन हिले की ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस लेवल पर है, किस स्तर पर है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो स्वयं सिद्धि नहीं, दृश्यीकरण तो नहीं कर रहा, वो रिलेट कर रहा है, विश्लेषण नहीं कर रहा, वो रिलेट कर रहा है। तो संबंधितता क्या है? संबंधितता से ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ ये वन है कि एक शिक्षक के अनुमान किस शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? क्या इनमें से महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, ये आपको बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को यह समझना चाहिए कि अनुमान लगाने वाला ही एक श्रेष्ठ मार्ग है। रॉन्ग ऑप्शन, ऐसा तो कुछ पॉसिबल है नहीं। शिक्षक को उन विद्यार्थियों के उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए जिनके उत्तर अनुमानित उत्तर से काफी दूर हैं। ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षक को उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका अनुमान सबसे निकट है। अगर अनुमान को ही हम वो कर लेते, पॉजिटिव मान लेते, तो ऑप्शन नंबर ए को भी हम देख सकते थे। डी ऑप्शन, शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तरों के परास यानी कि रेंज गिवन है के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तत्पश्चात उन पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए अवसर प्रदान करना, ये आप याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर आपका रहेगा। कहीं भी पॉजिटिव चीज पूछी जाए ये पॉजिटिव आंसर होगा। नेगेटिव अगर आंसर पूछा हो तो इसको काट सकते हैं। कुछ आपको याद रखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड आपको याद रखने हैं। तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा।
क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्तकौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है। हस्तकौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। ये गणित की जटिल अवधारणात्मक समझ को मदद करते हैं। जी हाँ, मदद करते हैं। नेगेटिव पूछा जा रहा है यहाँ पर। इनका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जा सकता है ना, खाली समय के लिए थोड़ी किया जा सकता है, ठीक है ना, रॉन्ग है ये। इनका उपयोग आकलन के लिए एक शिक्षण शास्त्रीय संसाधन के रूप में किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। ये गणित की अमूर्त अवधारणाओं के मूर्त प्रस्तुतीकरण में मदद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो हमसे नेगेटिव पूछा गया था, नेगेटिव ऑप्शन नंबर बी हमें मिल चुका है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा गिवन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं के आंकड़ों के प्रबंधन के शिक्षण में संबंध में सही है। पॉजिटिव ऑप्शन है यहाँ पर ढूंढना है, पॉजिटिव आंसर हमें निकालना है कि इसका परिचय नहीं देना चाहिए। रॉन्ग यही हो गया, क्यों नहीं देना चाहिए। यह अंकगणित और ज्यामिति में गणितीय अवधारणात्मक संबंध नहीं है। रॉन्ग, बिल्कुल संबंधित है, हम क्वेश्चन पर पढ़ के आए थे पीछे। इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ सकते हैं। दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना, अवसर प्रदान करना, इस टाइप के जो भी ऑप्शंस होते हैं ये आपके पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव ही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बिना डी को पढ़े भी मैं ऑप्शन नंबर सी को राइट कर सकता हूं, बट आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। पेपर में आपको सभी ऑप्शंस को सही से पढ़कर ही राइट आंसर बताना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ हमारा गिवन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020, एक बात याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 जरूर पढ़कर जाइएगा। हर एक सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, आपको हो सकता है 4 भी मिल जाए, देखने के लिए मिलेंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन के अप्रोक्स आपको एनसीएफ और एनईपी 2020 से देखने के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से देखने के लिए मिलेंगे। मोर देन 10 हो सकते हैं, 10 से कम नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को स्वतः स्व अधिगमता बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इनमें से महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हो सकता है। यह सीखना कि क्या सीखना है, नहीं। यह सीखना कि कहां से सीखना है, नहीं। यह सीखना कि कैसे सीखना है, कैसे सीखना है, यह सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ हमारा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें, गणित में नैदानिक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। नैदानिक परीक्षण के बारे में आपसे पूछा गया है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पर क्या है। माता पिता के लिए, बच्चे के लिए घर पर ट्यूशन रखने के लिए बल देना, बिल्कुल नहीं। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, बिल्कुल नहीं। बच्चों को कक्षा के विभिन्न खंडों सेक्शन में बांटना, जी नहीं। गणित में बच्चे की सीखने में रह गई कमियों को समझना और उन्हें दूर करना, कमियों को समझना, ये नैदानिक परीक्षा का क्या है, प्राथमिक उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है, गणित में बच्चे की रह गई जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कमियां रह गई हैं, उनको समझना, ये नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा गिवन है, नीचे दो विद्यार्थियों के बीच अपनी गणित की कक्षा के बारे में हो रहा संवाद दिया गया है। दो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी गणित की क्लास के बारे में बातें कर रहे हैं, तो इनमें से क्या क्या बातें की ये हमें बताना है। तो देखिए, ए बोलता है, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं ए और बी, तो ए उससे बोलता है, मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे, पर मुझे पूछने में डर लग रहा था। पर मुझे पूछने में क्या लग रहा था, डर लग रहा था। उसके माइंड में बहुत क्वेश्चंस घूम तो रहे थे। बी बोलता है, मैं गणित में प्रश्न पूछने में बहुत डरती हूँ, ये लड़की है, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वे गलत हुए तो कहीं मैं बेवकूफ न कहलाई जाऊं। तो ये दोनों बच्चों ने कहा पहले को डर लगता है, दूसरा किस लिए नहीं पूछती, कि उसको ये डर है कि वो प्रश्न पूछेगी तो उससे लोग, क्लास के लोग बेवकूफ तो नहीं कहेंगे। तो यहां पर यह संवाद क्या प्रदर्शित कर रहा है, यह संवाद क्या प्रदर्शित कर रहा है, अध्यापक की अवधारणा के प्रति समझ में कभी। ऑप्शन नंबर ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है नहीं सही होना।
गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए बहाने, ये भी सही नहीं है। गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी, यस बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है। जो सर हैं या मैडम है, ये क्लास में माहौल ऐसा बना रखा है कि बच्चे डर रहे हैं। बच्चों से अगर वो फेमिलियर हो तो बच्चे डेफिनेटली क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे। अध्यापक केंद्रित कक्षा, ये बिल्कुल है। ये जो क्लास बन चुकी है टीचर सेंटर्ड बन चुकी है, जबकि हमारी क्लास कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। अगर यहाँ पर छात्र केंद्रित होनी चाहिए क्लास, हमारी कैसी होनी चाहिए, छात्र केंद्रित हमारी क्लास होनी चाहिए। तो जो ऑप्शन 1 और 2 है ये हमारे दोनों सही हैं। तो 1 और 2 देखिए, 1 है 3 नहीं है, 2 है फर्स्ट नहीं है, थर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर डी यहां हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल है। तो कभी भी आपसे छोटी संख्या पूछी जाए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लोग याद रखिएगा 1 पर 3 जीरो। ये कोई भी छोटी संख्या पूछी जाए तो यही संख्या आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी होगी। 5 अंकों की पूछता 1 जीरो लगा लेते, 6 अंकों की पूछता 1 जीरो लगा लेते, 7 अंकों की पूछता तो 1 जीरो और लगा लेते। अब यहां पूछा गया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अच्छा 5 अंकों की है तो 5 अंक हमने लगा ली, 1 जीरो लगा लिया, 5 अंकों की सबसे छोटी बन गई। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी, कोई भी संख्या कितने भी नंबर्स की सबसे बड़ी पूछी जाए, कितने भी डिजिट की पूछी जाए, उतने टाइम आप लोग 9 लगा दीजिएगा। तो 4 अंकों की है तो 1 2 3 4, ये प्लस बन गया। तो यहाँ पर 9 9 9 9 और ये 1। तो आंसर जो है आपका 1999, ये आपका 19999, ये आपका आ चुका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपकी क्लास हो चुकी है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। 30 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में शामिल रहे। अगर आपको सेशन पसंद आया, ये क्लास पसंद आई, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हर एक सीटेट कैंडिडेट के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को आपको रिलेटिव्स तक भी शेयर कर देना है। और आप ईवीएस के प्रैक्टिस सेट, सीटेट के प्रैक्टिस सेट, ईवीएस की नोट्स, एसएसटी की नोट्स, साइंस की नोट्स, ये सब कुछ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ये सब कुछ दे सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सीटेट पास करने के बाद मास्टर बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।